गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। हमारा रक्त वाला टॉपिक चल रहा है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे। और एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि रक्त वाले टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने रक्त के सामान्य बिंदुओं को समझा था, जैसे उसकी हिमेटोलॉजी क्या होता है, हिमेटोपोइसिस क्या होता है, या रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है। और उसके बाद हमने रक्त के घटक के बारे में पढ़ा था कि जो रक्त है उसके अंदर दो प्रकार के घटक होते हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। तो प्लाज्मा को हमने बिल्कुल विस्तार से पढ़ लिया था, उसका रंग हल्का पीला, उसके अंदर बिलीरुबिन नामक वर्णक होता है जो क्या करता है, प्लाज्मा को हल्का पीला रंग देता है। और उसके अलावा हमने देखा था कि उसमें 3 प्रकार की प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। उसके बाद पिछली क्लास के अंदर मैंने आपके कणिकाओं में स्टार्ट किया था और सबसे पहले आरबीसी कणिका को लिया था, जिसको हमने काफी पढ़ लिया था। अब आरबीसी के नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। आरबीसी की संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया था, 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। मलेरिया रोग के अंदर आरबीसी को संक्रमित किया जाता है, और जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसे कभी मलेरिया नहीं हो सकता। इसका कारण भी मैंने बताया था कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर आरबीसी है वो हंसियाकार हो जाती है, जिसके कारण जो मलेरिया रोग का रोग कारक है वो उस आरबीसी को पहचान नहीं पाता है और उसे मलेरिया नहीं हो सकता। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि आरबीसी एक कोशिका होते हुए भी उसमें ना तो केंद्रक होता है और ना अन्य कोई कोशिकांग होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन भर दिया जाता है, और हीमोग्लोबिन भरने से जो आरबीसी है वो अंदर से पहले पूरी खाली की जाती है, और उसके अंदर केंद्रक को, कोशिकांग जो भी उसके अंदर उपस्थित है उन सबको हटाकर क्या भर दिया जाता है, हीमोग्लोबिन भर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे जो आरबीसी है इसके बारे में मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, क्या काम होगा आरबीसी का। तो आरबीसी के अंदर क्या बैठा हुआ है, हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये गैसें कहां से आएगी? देखिए स्टूडेंट्स, हमने श्वसन किया, श्वसन के अंदर हमने कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित किया। अब वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन गैस है, हम श्वास खींचते हैं तो हमारे अंदर सभी गैसें जाएगी, लेकिन मेनली अंदर काम की कौन है जाने वाली, ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़ों के अंदर जाएगी, और फेफड़ों में आएगी एक रक्त की नलिका, जिसके अंदर क्या बैठा हुआ होगा, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन फेफड़ों में से ऑक्सीजन को पकड़ेगा और शरीर के अंदर ले जाएगा। शरीर में जहां जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ये देता जाएगा, और वहां से वापस कौन सी गैस लेकर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर आएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस लाकर कहां छोड़ता है, फेफड़ों के अंदर। तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन आती है उसी रास्ते से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस चली जाती है। ये काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का वही काम होगा जो किसका काम होगा, हीमोग्लोबिन का। कौन सा कार्य, गैसों का परिवहन करना। और कौन सी गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट आता है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। देखिए एक पॉइंट आता है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या वो बढ़ जाती है। इसका क्या रीजन है, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ेगी? आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन का काम होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। अब जैसे जैसे कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाएगा तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, और जहां पर दाब कम होता है वहां ऑक्सीजन गैस का घनत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैसें हैं वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी। अब देखिए हमारे अंदर गैसें कब प्रवेश करेगी, जब बाहर का दाब ज्यादा और अंदर का दाब कम हो। तो यहाँ पर नॉर्मल है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, यानी वहां पर दाब कम होगा, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा यानी दाब ज्यादा होगा, तो गैसें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो बाहर वायुमंडलीय दाब कम है
उसकी तुलना में हमारे शरीर में वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा। अब इसमें क्या होगा कि गैस अंदर प्रवेश करेगी या बाहर जाएगी, तो गैस से बाहर जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रही हूँ, आप बिल्कुल समझना कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ क्यों जाती है। कि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और गैसों का गुण होता है वो हमेशा ज्यादा दाब से कम दाब की ओर जाएगी। अब जैसे ही कोई व्यक्ति ऊंचाई की तरफ जाएगा तो वायुमंडलीय दाब तो कम होगा, उसकी तुलना में व्यक्ति के शरीर का दाब ज्यादा होगा। अब गैस बाहर निकलेगी या अंदर आएगी, तो गैस बाहर निकलेगी क्योंकि बाहर दाब कम है, शरीर के अंदर दाब ज्यादा है। तो गैसों का गुण होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना। तो जैसे ही व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसके शरीर से ऑक्सीजन अंदर ना आकर बाहर निकलने लगती है। अब ऑक्सीजन को पकड़ने वाला भाग कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। तो शरीर उस समय क्या अनुकूलन करेगा, यानी जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचाई पर जाएगा उसका दम घुटने लगेगा, यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो उसकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आरबीसी बढ़ जाएगी। यानी हीमोग्लोबिन आरबीसी में रहता है, जैसे ही आरबीसी बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। तो वो ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो वो जितनी भी ऑक्सीजन होगी उसको पकड़ के रखेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि एक रूम के अंदर एक आदमी है, बाहर से आने वाले आदमी को पकड़ना है। अब अगर एक आदमी अंदर है तो क्या पता, गारंटी नहीं है कि वो उसको पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। लेकिन अगर अंदर 4 आदमी होंगे तो बाहर वाले को कन्फर्म है कि वो पकड़ लेंगे, बाहर वापस नहीं जाने देंगे। बिल्कुल वही बात है कि अगर शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन और आरबीसी ज्यादा होगी तो बाहर से जितनी भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आएगी वो उसको पकड़ के रखेंगे और शरीर के ऑक्सीजन को वापस बाहर नहीं निकलने देंगे। इसी कारण जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं बाहर वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो उसको अनुकूलन प्राप्त करने के लिए शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जाएगी। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि ऊंचाई पर जाने पर शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। एक बार आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताइए, एक व्यक्ति पहाड़ों पर है, एक व्यक्ति समतल मैदान पर है, उन दोनों में से लाल रंग ज्यादा किसका होगा। तो ये इनडायरेक्टली रूप से पूछ लिया, लाल रंग यानी आरबीसी ज्यादा किसमें, तो ऊंचाई वाले यानी पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति के अंदर आरबीसी की संख्या है वो समतल मैदानों में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये हुआ आपके आरबीसी का पॉइंट। आरबीसी के कुछ पॉइंट मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे, बाकी पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी को। आरबीसी के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल, या इसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। जैसा कि नाम है वैसे इसका कलर भी कैसा होता है, सफेद होता है। और एक दूसरा नाम जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। एक इसका जीवन काल, जैसे आरबीसी का 120 दिन था, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। हमारे रक्त में इसकी संख्या कितनी होती है, हमारे रक्त में इसकी संख्या होती है 4000 से 11000 प्रति मिलीलीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मैंने आपको आरबीसी के अंदर बताया था कि आरबीसी की कमी से रोग हो जाता है जबकि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से रोग हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड काउंट करवाया जाए और उसके अंदर अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या थोड़ी सी बढ़ी भी आ रही है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू 11000 तक होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की 12000 आ रही है, 15000 आ रही है, मतलब उस व्यक्ति को क्या है, एलर्जी। यानी एलर्जी के समय शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अब जब शरीर में एलर्जी हुई तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्यों बढ़ी। देखिए, एलर्जी कब होती है, एलर्जी हमारे शरीर में शरीर की रक्षा करने का एक तरीका है। कोई व्यक्ति है जो धूल मिट्टी के संपर्क में गया या कुछ अन्य ऐसे रसायनों के संपर्क में गया जो उसके शरीर को सूट नहीं करते हैं। अब उस शरीर को सूट नहीं करता है तो शरीर सेंसिटिव हो जाता है और शरीर में लड़ने के लिए कुछ कोशिकाएं बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के चेहरे पर लाल लाल चेहरा हो जाता है, छींक आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, वही क्या है, एलर्जी।
यानी जो WBC बढ़ने का कारण है शरीर की रक्षा करना, यानी इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा करना। किसका काम है, WBC का, यानी शरीर पर कुछ संकट आएगा तभी WBC बढ़ेगी। जैसे हमारे देश के अंदर सैनिक है वो सीमा पर ज्यादा तैनात हो जाते हैं, या पूरे शरीर की जो सेना है वो एक्टिव हो जाती है। कब एक्टिव हो जाती है, पता है, यदि कोई आपातकाल स्थिति होने वाली है, कोई खतरा होने वाला है, तभी सभी एक्टिव हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर पर कोई भी खतरा आते ही कौन सा सैनिक एक्टिव हो जाता है, WBC। इसलिए WBC का एक नाम है शरीर के सैनिक। क्या कहा जाता है, शरीर के सैनिक। शरीर के सैनिक क्यों कहेंगे WBC को, क्योंकि शरीर की रक्षा करने के लिए सबसे पहले जो कोशिकाएं आगे आती है वो कौन सी है, WBC। इसलिए इन्हें बोला जाता है कि ये सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है। कौन बनाती है, WBC। एक देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एलर्जी के समय WBC की संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मली अगर संख्या बढ़ रही है, यानी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4000 से 11000 के मध्य। लेकिन यदि ये मान है वो 15000 के आसपास आ रहा है, 12-13 हजार आ रहा है, मतलब नॉर्मल शरीर के अंदर इन्फेक्शन हुआ है या एलर्जी हुई है। लेकिन यदि इसकी संख्या 1 लाख से ऊपर चली जाए, जहां नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 के बीच में होनी चाहिए, वही वैल्यू अगर WBC की कितनी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास चली जाए तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर। यानी जब WBC की संख्या कितनी हो जाए, 1 से 1.5 लाख, तब रोग कौन सा हो जाएगा, तब रोग हो जाएगा आपके, क्या बताया हुआ है, ब्लड कैंसर। एक पॉइंट ध्यान रखना, ब्लड कैंसर को और क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया रोग। एक नाम सुना आपने पिछली क्लास के अंदर, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग यानी खून की कमी, किसके कारण होता है, RBC की कमी से। और यहाँ पर ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, किसके कारण, WBC की अधिकता से। आपको ध्यान रखना है WBC का ये पॉइंट, एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। WBC को शरीर के सैनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, शरीर पर कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी सेंसिटिव हो जाएगा जब शरीर रक्षा करने के लिए, तब सबसे पहले उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं कौन सी, WBC। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शरीर के सैनिक। सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बना दी, यानी स्किन पर भी कुछ टच होते ही जो एलर्जी उत्पन्न करती है वो कौन करती है, WBC। इसलिए इसे सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाने वाला कहा गया है। इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन। संख्या कितनी होती है, 4000 से 11000 प्रति मिलीलीटर क्यूब। एलर्जी के समय शरीर में WBC की संख्या नॉर्मली बढ़ जाती है, लेकिन यदि WBC की संख्या 1 से 1.5 लाख आ जाए, मतलब रोग कौन सा होगा, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। इसका काम क्या है, प्रतिरक्षा करना। एक जैसे मैंने आपको RBC का संरचना बताई थी, RBC की उसकी उभय अवतल संरचना होती है, वैसे WBC की कोई संरचना नहीं होती है। WBC की कोई फिक्स संरचना नहीं होती, कहीं आपको ये गोल दिखेगी, कहीं चपटी दिखेगी, कहीं त्रिभुजाकार दिखेगी। तो WBC की फिक्स संरचना नहीं होती है। एक कोशिकीय जीव होता है जिसका नाम है अमीबा। वो अमीबा अपनी शेप को कंटिन्यू चेंज करते रहता है। उसी प्रकार जो WBC है ये भी अपने आकार को चेंज करती रहती है, इसलिए WBC को क्या कहा जाता है, अमीबोइड कोशिका। क्या कहा जाता है, अमीबोइड कोशिका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप।